जय हिंद दोस्तों। आज हम 12 दिसंबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 11 दिसंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, जो PYQ थे, उनके ये आंसर्स हैं। देखिए, ये जो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन था सबसे पहला लोक अदालत का, वहाँ पे हमें करेक्ट क्वेश्चन मार्क करना था। और यहाँ पे बोला क्या गया है, तो सबसे पहले करेक्ट है कौन सा, तो भाई एक भी नहीं है। क्यों एक भी नहीं है? यहाँ पे बोला है कि भाई जो लोक अदालत है उसके ज्यूरिडिक्शन को कोई केस अगर पेंडिंग है कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे नहीं लाया जा सकता। ये तो गलत बात है। अगर पेंडिंग है तो भी लोक अदालत में आप ला सकते हो ताकि आपका जल्दी रिजोल्यूशन हो जाए। फिर बोला है ये सिर्फ सिविल मैटर को एक्सरसाइज करता है, क्रिमिनल मैटर्स को नहीं देखता है। अगेन गलत बात है, सिविल और क्रिमिनल दोनों को देखता है। फिर एवरी अदालत यानी कि लोक अदालत में जो जजेस होंगे वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है या फिर सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं। तो ये गलत बात है। अगेन कोई न्यूली अपॉइंट भी हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। फिर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ आर्टिकल 142 को कॉन्स्ट्रेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? तो उसमें हमें फॉलोइंग करेक्ट मार्क करना है। क्यों? क्योंकि बी सही है कि सुप्रीम कोर्ट को भाई अपनी एक्सरसाइज करने को कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी पार्लियामेंट का लॉ बना हुआ या लेजिस्लेशन हो, वो अंडर आर्टिकल 142 कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये अब उसको राइट देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ठीक है, यही हमने कल सब देख लिया था। और देखो, ये इजी भी था क्वेश्चन। किस लिए? क्योंकि सिर्फ आपको ये आर्टिकल 142 पता है तो ही आपका काम हो गया। क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, गलत हो गया। फाइनेंस क्राइसिस की बात हो रही है, गलत हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, गलत हो गया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आपको पता है, उधर से ही आप टिक कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। ओके, अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूज़ हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। या फिर एक काम कीजिए, पहले न्यूज़ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन ही देख लो। चलो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए 23 का क्वेश्चन था कि इंडिया से भाई प्रॉक्सिमिटी है टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोविंग स्टेट्स। मतलब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल की बात चल रही है, उनके स्टेट्स की बात चल रही है कि यहाँ पे जो ड्रग का ट्रेड होता है, राइट, ओपियम मतलब ड्रग्स, आपको हमने बहुत बार बात हुई हमारी। और बोला है इसी की वजह से हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इन्हेंस हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना है। और किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? तो ओपियम ट्रेड की वजह से जो बढ़ रहे हैं उनको एड्रेस करना है। फिर हमें लिंकेजेस बैठाना है। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट डिमांड हो गई। दूसरी डिमांड कौन सी है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी लिंक्ड है, जैसे कि लिंकेज बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग अदर एक्टिविटीज सच एज गन रनिंग, मतलब हथियारों का आना, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया कि इसको एड्रेस करना है कि क्या लिंक है, क्योंकि बोला है ना एक्सप्लेन कीजिए। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है? व्हाट आर द काउंटर मेजर्स शुड बी टेकन। तो ये हमारा तो तीसरा पॉइंट हो गया, 3। और 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्कर है, तो 3 पैरामीटर्स बहुत है। चलिए, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन एकदम ईजी था। सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हैं कि इंडिया के भाई लोकेशन कहाँ है, तो बिटवीन वर्ड्स दैट जैसे इलिसिट ओपियम मार्केट, जो नीचे बताया गया है भाई, जैसे कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। मैंने काउंट्स में लिखा है डेथ। ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था। तो अगर आप ये सिर्फ वर्ड लिखते हो ना तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई, बंदा गवर्नमेंट से अवेयर है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते थे? चलो, ये एक हो गया, समझ लीजिए आपको ये नहीं याद है तो दूसरा क्या लिख सकते हो? हमने कल ही जिसकी बात की थी, हमने कल रिपोर्ट देखा था स्मगलिंग इन इंडिया, ठीक है, बाय DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उसमें क्या बोला था कि हमारा जो ड्रग्स है, ड्रग्स का ट्रेड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, बाई 9% जितना इंक्रीज़ हुआ था, मुझे याद है। समझ लीजिए आपको नहीं भी याद है तो इतना तो पता है ना कि स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रग्स का जो ट्रेड हो रहा है, इलिसिट ड्रग का ट्रेड, वो बढ़ गया है। तो वो लिख दीजिए, एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ DRI, ड्रग्स ट्रेड और ड्रग्स ट्रैफिकिंग इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम पास्ट ईयर। ये आपका पहला इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। DRI की रिपोर्ट को कोट कर देना। और यकीन मानिए, ये मैंने लिखा है ना, इससे भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन अच्छा ये होगा, DRI की रिपोर्ट। बट हमने कल ही देखा तो मैं ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको चलो याद होगा, पर हाँ, ऐसा आप लिख सकते हैं। और समझ लीजिए ये भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा एकदम लिख दीजिए कॉमन कि इंक्रीजिंग इलिसिट ड्रग ट्रेड इज इम्पोजिंग सेवरल चैलेंजेस टू इंडिया एज डिस्कस्ड बिलो। कुछ भी नहीं, मतलब ये आपने बस इंट्रोडक्शन नाम का लिख दिया, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को बता दिया। आप बोलोगे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो।
अगर आपको कुछ आता ही नहीं और कुछ तो लिखना है, उधर सोचने के लिए टाइम है नहीं, तो जो रेडीमेड है उसको लिख दो। बट बेटर अप्रोच क्या होगी कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपका कुछ डेटाबेस हो, कुछ नॉलेज हो आपको, ठीक है। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप मैप भी बना सकते हैं, जहाँ पे मैंने भी बनाया हुआ है, आपको आता भी है ना मैप। अगर क्रिसेंट और ट्रायंगल आपको पता है तो आपको मैप आता है, सिर्फ ऐसे क्रिसेंट बनाना है और ट्रायंगल बनाना है, क्यों नहीं आता है। बीच में इंडिया बना दीजिए, ये आपका हो गया काम। तो मैंने भाई बना दिया है। यहाँ पे आपका चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई डेथ क्रिसेंट, डेथ ट्राइंगल। और हाँ, इवन ये भी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। समझ लीजिए आपको यही नहीं पता है तो डायरेक्ट ये मैप भी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, बट इट्स बेटर टू राइट सम सेंटेंस रेदर देन मैप इन इंट्रोडक्शन। अभी दूसरे चीज़ को हाईलाइट करते हैं। दूसरा हमारा क्या बोला था उन्होंने कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या है, ये हमें पहले बताना है। अभी देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स बताई नहीं है, पर ऐसा नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यूपीएससी ने कोई 2 लाइन लिखी है तो वो 2 लाइन इंक वेस्ट करने के लिए नहीं लिखी हुई है, आपको उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। बाकी डायरेक्ट ही पूछना होता तो यूपीएससी लाइन लिखता ही क्यों भाई। तो इसीलिए इसको हाईलाइट करो, अगर उन्होंने लिखा है तो हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है। सबसे पहले तो एक ब्रैकेट मार दीजिए, हर एक जो चीज़ पूछेगी ना उसको ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ईजिली मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ईजी मार्क्स मिलते हैं कि हाँ उनको भाई पता चल गया है स्टूडेंट को। सबसे पहले ईजी देखो भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, जैसे कि स्मगलिंग बढ़ गई है, ये कॉमन है ना, स्मगलिंग एकदम कॉमन वर्ड, कल ही हमने देखा, वैसे भी कॉमन है, लिख दो। फिर क्राइम्स बढ़ गए हैं, जैसे कि गन रनिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये देखो पॉइंट एकदम उठाया हुआ है यहाँ से। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग विद गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेम टू सेम मैंने लिख दिया कि ये बढ़ रहा है। क्यों नहीं लिख सकते हो, राइट। फिर डिटेरियोरेट हो रही है यूथ की कंडीशन। यस, यूथ आप मूवीज़ में भी देखते हो, हर जगह देखते हो, ड्रग्स लेते हैं तो उनकी कंडीशन ख़राब होती है, हेल्थ ख़राब होती है। और एट लास्ट स्ट्रेंथन मिलिटेंट ग्रुप एंड इंसर्जेंसीज। यस, अगर ड्रग आएगा तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास पैसा आएगा और वो ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, क्राइम्स बढ़ेंगे। उसका एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल आप हर लिख ही सकते हो ना, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस चल रही है और वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो रही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग को होती होगी, कॉमन सेंस है। आपको एक भी इंस्टेंस नहीं पता है बट कॉमन सेंस तो लिख सकते हो ना कि हाँ भाई इधर होता है। और इवन ये भी नहीं पता, चलो नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखना है, दूसरा कौन सा एरिया होगा, आप खुद सोचिए कौन से एरिया में ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती होगी, क्राइम होता होगा, कश्मीर वाले एरिया में, तो वो भी लिख सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर एरिया। दोनों आपका सही ही होगा। और ऊपर से आपको पता है, आप ये जब ऐसे एग्जाम्पल नीचे लग देते हो ना, तो आपकी वर्ड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो बोला है कि स्मगलिंग या मिलिटेंसी बढ़ रही है, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रही है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो ऐसे इजी एग्जाम्पल है, मतलब जो आपको आता ही है, कॉमन सेंस है, उसको लिखिए आप। फिर आगे भाई डिमांड को जस्टिफाई करते हैं कि एक्सप्लेन करना था मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉमन सेंस है। देखो अगर पैसा आएगा इलीगल पैसा, तो बंदा गन का यूज़ करेगा। तो गन रनिंग में क्या है कि ड्रग्स के जो भी रेवेन्यू आता है उससे क्रिमिनल यूज़ करते हैं और ड्रग्स आर्म्स का ट्रेड करते हैं या फिर परचेज करते हैं। एग्जाम्पल अगेन मैंने क्या दे दिया, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर का, क्योंकि यही तो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो दे दीजिए। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देखने को मिलती है कि ड्रग करते क्या है ये लोग, ये सब आपको मूवीज़ में भी पता चल जाएगा ईजिली कि भाई किसी लड़का लड़की को पकड़ लिया जाता है, फिर उनके थ्रू क्राइम करवाया जाता है कि तू ड्रग बेच। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा, जो रैकेट चला रहा है, जो एकदम लीडर है, जो गुनहगार, वो तो पकड़ा नहीं जाएगा ना। पकड़ा जाएंगे, कौन पकड़ा जाएगा, जो नीचे उसके काम कर रहे हैं, तो उनको पकड़ के फिर ड्रग्स बेचा जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, या फिर ड्रग्स दे के ट्रैफिकिंग की जा सकती है कि मुझे ड्रग्स दे दिया, मैं बेहोशी में हूँ, मुझे उठा लिया। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में। अगेन दिमाग की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत बार पढ़े हैं कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। अगर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है पता है, आपको क्या सिर्फ लिंक करना है कि ड्रग की वजह से होती है। नो वन कैन प्रूव इट रॉन्ग, तो लिख दीजिए भाई। आगे 2 पॉइंट हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग तीसरा पूछा गया था, तो क्या है, ड्रग्स से जब पैसा कमाओगे वो ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी को आप लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हो, इट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये होता है। और ये कौन सी रिपोर्ट के थ्रू मैंने बोला, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स रिपोर्ट। अगेन क्या मैंने ये एक्चुअली रिपोर्ट पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है, पर ये रिपोर्ट बात ही किसकी करती है, ड्रग्स की बात करती है। फिर कोई क्राइम्स होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, उसकी बात करती है। और हमने देखा थोड़े दिनों पहले ही कि ये रिपोर्ट ने ही बात की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने यूज़ कर लिया कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते जा रहे हैं। बट किस कंटेक्स्ट में किया कि ड्रग्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसमें,
अभी अगेन ये रिपोर्ट में डेफिनेटली एक लाइन तो ऐसी होगी ही होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के सोर्सेज क्या है, तो ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो ये रिपोर्ट लिख दो। आप सोचिए ये रिपोर्ट की वजह से आपके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। और ये रिपोर्ट सही है, गलत है ही नहीं, और मुझे रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आई नो ये सही है, क्योंकि इट फॉर एन एग्जाम्पल कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट आती है, तो डेफिनेटली ऐसा बोला है ना कि क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, वो तो कॉमन सेंस है। तो सेम अगर ये रिपोर्ट आती है तो डेफिनेटली ऐसा बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको सिर्फ आप कोट कीजिए, ठीक है। तो ये हमने तीनों लिंकेजेस बता दिए। फिर मेजर्स क्या क्या लेना है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि बोल दीजिए स्ट्रेंथनिंग करना है हमें एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को या फिर मैकेनिज्म को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया एप्सपा एक्ट। एप्सपा क्यों बोला, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑलरेडी एप्सपा लगा हुआ है, हमारी बात भी हो गई है। एप्सपा मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ऐसा कुछ। फिर बेटर एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें पीएमएलए का 2002। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। अभी देखो ये मैं लिंक कर रहा हूँ, कैसे लिंक कर रहा हूँ, एप्सपा ये क्या करता है, अगर कोई उधर क्राइम हो रहे हैं कोई भी वल्नरेबल एरिया में, उसको टारगेट करता है ना, तो ये किस में काम आ जाएगा, ये गन रनिंग में काम आ जाएगा, क्योंकि इंसर्जेंसीज होती है तो उसी के सामने तो एप्सपा हम छोड़ते हैं कि आर्मी वाले जाओ और उसको रोको, तो ये एप्सपा उसको टैकल कर रहा है। फिर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले पॉइंट को टारगेट कर रहा है, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो पीएमएलए को स्ट्रेंथन करो और ईडी को स्ट्रेंथन करो, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं। तो ये दो ही पॉइंट आपके चैलेंजेस को हाईलाइट कर दिए। और देखो एक ना छोटी सी चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एप्सपा कहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, इन वल्नरेबल एरिया, क्योंकि एप्सपा हर जगह पे लगाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने बोला कि सिर्फ वल्नरेबल एरियाज़ में ही लगाना कि जहाँ ज़रूरत है। फिर ये पीएमएलए वाला भी क्लियर है, ठीक है। फिर एट लास्ट अभी सब फालतू पॉइंट कि भाई पब्लिक अवेयरनेस लेके आइए, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लाइए कि बॉर्डर को ज़्यादा ठीक से मेजर कर, सर्वेलेंस कर पाए, ये सब फालतू पॉइंट आपको ऐसे ही पता है, ठीक है। ये सब आप किसी भी जगह पे लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल मेजर, पब्लिक अवेयरनेस। और कंक्लूड कर दिया कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग के रिपरकशंस मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ही बताए थे ना कि ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से मल्टीपल रिपरकशंस यहाँ पे हो रहे थे हमें, तो मैंने यहाँ पे बस वही लाइन लिख दी। बट ऑल्दो विथ बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्टनरशिप विद द पब्लिक वी कैन बीट द हीट ऑफ इट। ये बीट है, ठीक है, बीट द हीट ऑफ इट मतलब इसको टैकल कर सकते हैं। ऐसे आप वर्ड लिखते हो ना तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है पढ़ने में, दैट्स इट। और ये आपका कम्प्रीहेंसिव आंसर होगा, आई बेट यू, इससे अच्छा आंसर आप नहीं लिख सकते हो, एटलीस्ट एग्जाम में तो नहीं ही लिखा जा सकता है। और देखो एक और चीज़ था कि समझ लीजिए आपको और छोटे में लिखना है, एक ट्रिक दे रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोला था ना लिंक करना है हमें गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, तो आप चार्ट भी बना सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, फिर यहाँ पे बना दो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, HT लिख रहा हूँ, ठीक है, और दो यहाँ पे बना दो कि यहाँ पे गन रनिंग और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर एक दूसरे को कनेक्ट कर दो कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ऑलरेडी कनेक्ट था, अभी इसको कनेक्ट कर दो ऐसे ऐसे। ये हो गया ना पूरा का पूरा कनेक्शन कि कैसे ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, जो इन्होंने पूछा था कि लिंकेज क्या क्या है। तो ऐसा आप चार्ट भी बना सकते हो, इसके भी मार्क्स मिलेंगे, बट मैं भूल गया था, बट आपको मैंने बता दिया। तो ऐसा आप चार्ट बना दिया तो मार्क्स मिलेगा भाई, कि आपने क्योंकि जो पूछा था लिंकेज, वही लिंकेज आपने एड्रेस की है यहाँ पे कि कैसे लिंक होता है, कि ड्रग ट्रैफिकिंग होगी तो पॉसिबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, पॉसिबल है। देखो मैंने दोनों बाजू एरो मारा है कि दोनों पॉसिबल है ना, कि भाई यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसा सब सीख लीजिए आप भी बनाना, और ये हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिर ड्रग में यूज़ करो, क्लाइमेट के ऊपर भी यूज़ करो, पैसों के ऊपर भी यूज़ करो, कहीं पे भी यूज़ करो। ओके चलिए, बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया हमारा। अभी हम आज की न्यूज़ को देखते हैं। चलिए अभी ना न्यूज़ में इसको पहले नहीं देखेंगे, हम पहले न्यूज़ देखते हैं जीन थेरेपी वाली न्यूज़ को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा मुझे आपको समझाना भी है। ओके, सबसे पहले जीन थेरेपी देखने के लिए जीन थेरेपी होती क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई कोई भी ट्रीटमेंट में हमारे जीन्स को हम एडिट करते हैं, मतलब उसमें टेक्निक का कुछ यूज़ करते हैं कि कोई भी डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उसको ट्रीट करने के लिए जीन्स में कुछ हम चेंजेस करते हैं, तो इट इज़ जीन थेरेपी। अभी आप पूछोगे जीन क्या होता है, ठीक है। तो देखो कोई भी पहले सेल होता है, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई ना, सेल होता है, सेल के अंदर आप जाओ तो आपको मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को और जूम करो, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोजोम मिलेगा, ठीक है, क्रोमोजोम, या मैं आपको सिर्फ क्रो लिख देता हूँ, ठीक है, क्रोमोजोम मिलेगा। क्रोमोजोम को और जूम करो तो क्रोमोजोम किससे बना होगा, तो डीएनए से थ्रू बना होगा, डीएनए होगा। डीएनए को और जूम करो तो उसके अंदर जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। डीएनए का जो कोडेड एरिया होगा वो जीन है।
तो हमारा भाई सीक्वेंस क्या बनेगा, जीन, जीन से ऊपर आता है डीएनए, डीएनए मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, तो सेल के अंदर होता है। तो ठीक है, सब हमारा क्या बन गया, सेल, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन। और हम यहाँ पे किसको एडिट करने की बात बोल रहे हैं, कि जीन में चेंज करने की बात बोल रहे हैं। ओके, तो जीन में जो चेंज करके हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। जीन थेरेपी दो टाइप की हो सकती है, एक जर्म लाइन जीन थेरेपी है और एक सोमेटिक सेल जीन थेरेपी है। समझा देते हैं, ऊपर आ जाइए अभी, ठीक है। यहाँ पे जर्म लाइन जीन थेरेपी मतलब एकदम जब हमारी बॉडी बन रही होती है उसके शुरू में ही हम चेंज ला दें। मतलब कि हमारा बनता क्या है भाई, कि सबसे पहले स्पर्म होता है, एग होता है, वो दोनों फॉर्म होते हैं, तब जाइगोट बनता है, ठीक है। वो दोनों को मिला दोगे तब जाइगोट बनेगा। इन दौरान हम कोई चेंजेस कर देते हैं। समझ लीजिए कि मेरे अंदर कोई बीमारी है कि मेरे बाल जो हैं वो सफ़ेद ही हो जाने वाले हैं, ये मेरी बीमारी है और ये चीज़ मुझे पता है, और मेरे जो बेटे होंगे उनको ये ना हो, इसीलिए मैं मेरे स्पर्म में ही चेंज करवा देता हूँ, तो वो होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है। और देखो ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि वो चेंज ही हो गया, फिर वो मेरे बेटे को तो गई ही नहीं बीमारी, राइट, और मेरे बेटे को वो बीमारी नहीं गई तो उनका भी जो बेटा होगा उसको भी नहीं जाएगी, उनका बेटा होगा उसको भी नहीं जाएगी। मतलब एक बार ये जर्म लाइन थेरेपी आपने करवा ली तो आपकी पूरी की पूरी पुश्तें एकदम ही ठीक हो गई, ठीक है। इसीलिए जो जेनेटिक होती है जेनेटिकली सबको ठीक कर सकती है, बट इसका यूज़ जो है वो रेयरली होता है, क्योंकि सब लोग मना करते हैं यार इसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए या अनएथिकल है, ऐसा सब जो भी हो। बट जर्म लाइन आप सिस्टम समझ गए क्या होता है। फिर होता है सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र, मतलब कि ये तो हम शुरुआती फेज़ में ही कर दे रहे थे कि भाई बॉर्न हो उससे पहले ही चेंजेस करवा लो। अभी सोमेटिक सेल में क्या है कि बॉर्न हो चुका है, अभी मैं समझ लीजिए कि मेरा बॉर्न हो चुका है, मेरा जन्म हो चुका है, अभी मुझे पता चलता है कि भाई मेरे अंदर एक खराबी आ गई है कि मेरा जो पैर है वो ठीक नहीं होगा, और ये अगर मैं ठीक नहीं करवाता हूँ तो मेरे बेटे को भी ये होगा, उसके बेटे को भी ये होगा। बट मैं वो ना करते हुए क्या करवाता हूँ कि सिर्फ मेरा ही ठीक करता हूँ कि यार मेरे जीन्स में कुछ चेंज कर दीजिए, स्पेसिफिक सेल में जो मेरे पैर के सेल हैं उसमें चेंज कर दीजिए और मुझे ठीक कर दीजिए, तो हो जाएगा सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या, थेरेपी। एग्जाम्पल से समझ लेना तो ईजी होगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि ऐसा समझ लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है। किसकी फैक्ट्री बनाएंगे हम, बुक की फैक्ट्री है, ठीक है, वो बुक छाप रही है, और ये फैक्ट्री में जो प्रिंटर है ना वही ख़राब हो जाता है, तो ये प्रिंटर पूरी की पूरी जो भी बुक्स आएंगी वो गंदी छापेगा, ठीक है, वो गलत ही छापेगा। मतलब कि जिसने भी आपकी जनरेशन्स आने वाले वो सब खराब हो जाएंगी। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये बुक की फैक्ट्री को जो प्रिंटर है उसी को ठीक कर दूँ, तो ये जर्म लाइन जीन थेरेपी है। और सोमेटिक सेल में क्या है कि मैं बुक को ठीक कर रहा हूँ, कि प्रिंटर को मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि जो हो वो प्रिंटर में, तो पर्टिकुलर बुक को ठीक करो। और बुक को ठीक करेंगे तो क्या होगा कि जो आने वाली बुक होगी वो तो ख़राब होगी, मतलब कि आने वाली जनरेशन जो है वो तो ख़राब होगी, बट मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल ठीक होते हो, आपकी जनरेशन का नहीं देखते हो, और इसमें है जनरेशन को देखते हुए जेनेटिकली आप ठीक होते हो। तो अगेन स्पेसिफिक सेल को ठीक किया जाता है कि जो ख़राब है उसको ठीक करो, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ठीक होता है, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है कि इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स नहीं है। तो दोनों चीज़ें समझ गए आप, जर्म लाइन क्या होता है और सोमेटिक क्या होता है, और ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट है आपकी जीन थेरेपी का, ठीक है, जीन थेरेपी। अभी ना हम सेल के टाइप देख लेते हैं, ये सेल क्या क्या होता है। तो सेल देखो बहुत टाइप के होते हैं, मतलब जब बॉर्न हो रहा होता है, किसी की बर्थ हो रही होती है, उस टाइम से लेकर अपने हम बड़े हुए तब तक सेल बहुत ज़्यादा ग्रो की हैं, राइट। तो सब ये सब सेल ही है, मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, सब सेल ही है। तो कोई सेल होता है ना वो शुरुआती फेज़ में किसी में भी हो जाता है, मतलब जब हमारा बॉर्न होगा वो जो कोई एक सेल होगा ना, वो एक सेल बहुत सारे सेल में डिवाइड हो गया, कि कोई सेल था वो आँखों का बना, कोई नाक का, कोई कान का, पैर का। वैसे जो हर एक में डिवाइड हो सकता है, एम्ब्रियो में भी डिवाइड हो सकता है। एम्ब्रियो मतलब जो शुरुआती फेज़ में जो बेटे का स्ट्रक्चर सेट होता है ना उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। तो एम्ब्रियो टिश्यूज़ में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, सब में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट। इसको आप बोल सकते हो टोटी से आप टोटल याद रख सकते हो कि टोटल जितना भी है ना सब में हो जाएगा। फिर उसके आगे होता है प्लूरीपोटेंट, इसमें आप प्लूरल याद रखिए, प्लूरल मतलब ये सब में होगा, ऑल में होगा, बट एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं होगा। तो ये क्या होता है, एम्ब्रियो में होता है, ये नहीं होता है, रट्टा मार लीजिए, नहीं याद रहता चलेगा, ठीक है। फिर मल्टीपोटेंट, देखो नाम क्या है, मल्टी,
मतलब मल्टीपल में होता है बट लिमिटेड मल्टीपल। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि पैरों के सेल, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि ये सिर्फ पैरों के सेल में मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता है। दोनों का एग्जांपल क्या है, ये प्लूरीपोटेंट का एग्जांपल है, जैसा इसका नाम है, ये आई को आप बोलिए इंड्यूस्ड, पी फॉर प्लूरीपोटेंट, एस फॉर स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। फिर मल्टीपोटेंट का एग्जांपल क्या है, एच एस सी, ये तो स्टेम सेल ही हो गया। एच का मतलब क्या है, तो हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल, याद न रहे तो चलेगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आखिरी में क्या आता है, यूनिपोटेंट, मतलब ये सिर्फ एक टाइप का ही हो सकता है, ठीक है। तो आप हायर की बन समझ गए ना कि ये सब में होता है, जितने भी टाइप हैं ये भी सब में होता है, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में नहीं होता है। ये मल्टीपल में हो सकता है कि बहुत में होता है, ये सिर्फ एक में ही होता है। तो ये सेल के टाइप हो गए कि टोटीपोटेंट क्या है, प्लूरीपोटेंट क्या है। आप बोलोगे ऐसा ज़रूरी है याद रखना, ये ज़रूरी है, उधर पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन ही देखो, आज ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ही शायद पूछा गया है, ये देखो, ये उसी के टाइप का क्वेश्चन है और ये वही लिखा है। HIP मतलब क्या है, IPSC, IPSC मतलब कौन सा सेल हमारा, प्लूरीपोटेंट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि जो थेरेपी क्या थी, तो जीन थेरेपी ही थी कि जिसमें हम जर्म लाइम जीन थेरेपी होती है, सोमेटिक भी होती है। फ़ायदा क्या होता है, तो कोई बड़े बड़े डिजीज़ है उसको भी सीख कर सकते हो कि सीकल सेल ल्यूकेमिया वो भी ठीक हो सकता है। और न्यूज़ में क्यों था, तो जीन थेरेपी का यूज़ करते हुए हमने हीमोफीलिया को ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, तो रेयर कंडीशन है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड की क्लॉट कर देती है, मतलब इकट्ठा ब्लड हो जाता है कहीं पर, ठीक है। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट बर्डन है हीमोफीलिया का, मतलब दुनिया में जितनी भी होते हैं हमारे यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट है। और हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है, तो अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है फैक्टर 8 की तो आपको हीमोफीलिया ए हो सकता है, ठीक है। चलिए, और हाँ ये न्यूज़ में क्यों था यार, तो हीमोफीलिया हम ठीक कर रहे थे, ये ठीक है। इसमें हम यूज़ क्या कर रहे थे, तो लेंटी वायरल वेक्टर यूज़ कर रहे थे, मतलब इसके थ्रू दिया जा रहा था, ठीक है। जो भी हम थेरेपी कर रहे हैं उसमें वेक्टर मतलब व्हीकल कौन है हमारा, तो लेंटी वायरल था। और कौन सा सेल हमने यूज़ किया, तो HLC मल्टीपोटेंट सेल का यूज़ किया, हमने देखा ना नीचे ही मल्टीपोटेंट ही था HSC, यहाँ पे देखो मल्टीपोटेंट HSC, उसका हमने यूज़ किया, ठीक है। ये मल्टीपल में ट्रांसफ़र हो सकता है तो इसका हमने यूज़ किया है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। हाँ ये देख लेते हैं, चलो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इशू की गाइडलाइंस टू रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन। सबसे पहले तो भाई रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग होती क्या है, RPL क्या होती है, तो समझ लीजिए कि मैं स्कूल में सीखा हूँ वो सीखा हूँ, कोई इनफॉर्मली मैं कोई ट्यूशन में कुछ सीख लिया हूँ या फिर अपने आप कुछ सीख लिया हूँ, यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग मेरे पास है, कहीं से भी हो। कोई मैं स्किल सीख लिया हूँ कि कुकिंग मुझे आती है या फिर कारपेंटरी आती है, इन सबको कोई रिकॉग्निशन तो करने वाला होना चाहिए ना, कि मुझे आती है, मुझे सर्टिफाइड कौन करेगा। तो यही बोल रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ को प्रायर लर्निंग को रिकॉग्निशन देना चाहिए, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये किसके अंदर प्रमोट हो रहा है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंटीग्रेट करता है इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल लर्निंग को इनटू फॉर्मल लर्निंग बाय इकोसिस्टम, कि आपको जो आता है उसको हम फॉर्मलाइज करेंगे और फिर आपको सर्टिफाइड भी करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, दैट्स इट। और ये प्रायर लर्निंग किसके पार्ट, मतलब ये किसकी एजुकेशन, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी इसमें हमने बोला है। फिर इट इज़ अलाइन विथ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट करता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, तो फॉर्मल मैकेनिज्म यूज टू इवैल्यूएट पर्सन एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस गेन्स थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग, मतलब वहीं कहीं से भी आप कुछ भी सीखे हुए हो। फ़ायदा क्या होगा, वेयर देयर इज़ नीड टू प्रमोट, क्यों नीड है, तो फैसिलिटेट कर पाओ वर्क फोर्स के ट्रांजिशन को, कि भाई इनफॉर्मल से बंदा फॉर्मल जा सकता है ना, क्योंकि मेरी कोई लर्निंग मुझे आती है बट सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है तो कैसे चलेगा। तो जो इनफॉर्मल मेरी लर्निंग है उसको फॉर्मल कर देंगे तो मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वर्क वो भी इनफॉर्मल से फॉर्मल हो सकता है। और ये ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के अंदर 90% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, ठीक है। फिर एड्रेस करनी है हमें इंडस्ट्री नीड्स को, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी लगातार नए नए टेक्निक्स चाहिए होती है, लर्निंग्स चाहिए होती है, नए स्किल्स चाहिए होते हैं, तो ये उनको भी काम करेंगे। और देखो PYQ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक बार पूछा गया था, और हर बार एक आध क्वेश्चन तो आता ही एजुकेशन के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे मोटो एक लिखा हुआ है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। देखो ऐसे मोटो आपको कहाँ पे काम आएंगे, ऐसे मोटो ना आपको एसेज में काम आ सकते हैं, फिर आपको इंट्रो में काम आ सकते हैं और आपको कंक्लूजन में काम आ सकते हैं।
ये ज्ञान विवेक विमुक्ति का मतलब क्या है कि नॉलेज लिबरेट्स, मतलब कहीं पे भी आपको अगर नॉलेज की बात बोलनी है ना तो आप उधर लिख सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान विमुक्ति या फिर नॉलेज लिबरेट्स। मत लिखो कि किसका सोर्स है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है लगेगा। फिर जैसे DRDO की लाइन है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब कि स्ट्रेंथ जो होती है वो साइंस के थ्रू ही आती है आपकी। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, ये हमारा DRDO का मोटो है। तो ऐसा सब आप मतलब याद रहता है तो रखिए, नहीं रहता है तो कोई फाइन है। इसमें फिर क्या आप यूज सकते हो, तो कोई साइंस का क्वेश्चन है या फिर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे में वाइस वर्सा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है WHO के द्वारा, और क्या बोला है कि मलेरिया बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जितने भी ग्लोबल केसेस है वहाँ पे अफ्रीकन रीजन से ही 94% जितने केसेस आ रहे हैं। फिर अभी के लिए कितनी पॉपुलेशन को है, तो 263 मिलियन में मलेरिया हमें देखने को मिलता है। और पहले पर 1000 हमें 58 लोगों में मलेरिया दिखता था, अब बढ़ के वो 60 में हो गया है। पर देखिए ज़्यादातर ना अफ्रीका में बढ़ा है, सिर्फ ग्लोबली सिर्फ बताने की बात है, बढ़ा तो अफ्रीका में ही है ना, क्योंकि 94% जितने केस सिर्फ अफ्रीका से है। इंडिया का डेटा देख लेते हैं, इंडिया में क्या बोला गया है। तो भाई हमने 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 6.4 मिलियन केसेस थे, उसको घटाकर 2 मिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। फिर जो मलेरिया के थ्रू डेथ होती है उसको 3,500 तक पहुंचा दिया है, पहले ये 11,000 के आसपास थी 2017 में। और हमने एक्चुअली में एग्जिस्ट भी कर दिया है फ्रॉम हाई बर्डन ऑन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप, मतलब कि मलेरिया का जिसके ऊपर हायर बर्डन है वहाँ से हमने एग्जिट कर दिया कि भाई अभी हम ठीक हैं, क्योंकि घटा दिया ना। अभी मलेरिया क्या होता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, मच्छर के थ्रू होता है। कौन से मच्छर के थ्रू, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। इसके पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं, तो 5 हैं मेजरली, फाल्सीपेरम, वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल, नोवेलेसी। बट मेजर सबसे ज़्यादा कौन थ्रेट देता है, मतलब जो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होगा, मच्छर ज़्यादा होंगे। पानी कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे डिजीज़ भी ज़्यादा होता है। मलेरिया में क्या होता है, तो फीवर होता है, चिल्स होते हैं, ठंडी लगती है, हेडेक होता है, फटीक होता है। ठीक है, मलेरिया के रिलेटेड कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल है, तो RTS-SA01 वैक्सीन अवेलेबल है। और दूसरी, ये फर्स्ट थी 21 में आई हुई, दूसरी कौन सी है, तो R21 मैट्रिक्स, ये अभी 23 में ही आई हुई है। अभी देखो ये वैक्सीन तो है हमारे पास, पर इतना असर नहीं करती, मतलब है अच्छी बात है। अब सोचिए RTS वैक्सीन है ना, इसके आप अगर 4 डोजेस लेते हो तब जाके आपका चांस बनता है 30% जितने केसेस कम होने का, कि आपको 30% कम चांस है कि आपको सीरियस मलेरिया होगा। अब सोचिए 4 डोजेस के बाद 30%, तो कायदे से ये इतनी अच्छी वैक्सीन है नहीं, बट अभी के लिए यही है जो है। अब भाई इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, तो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030, जो कि भी मलेरिया को ख़त्म करने की बात करती है। फिर नेशनल हमारा प्लान है मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम 2030, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 2023 to 27। ओके, अभी लास्ट देख लीजिए कि क्योंकि मलेरिया फैलता क्यों है, क्यों वल्नरेबल होता है फैक्टर। सबसे पहला बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, कि आप जेनेटिकली ही कोई बीमार हो, आपका बॉडी ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, वैसे एनवायरमेंट क्लाइमेट कैसा है, किधर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है। फिर भाई सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, ज़्यादातर आप देखोगे मलेरिया होता भी कहाँ पर है, जो गरीब एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो भी प्रॉब्लम है। और फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि कोई माइग्रेशन हो गया, डिसरप्शन हो गया, हेल्थ केयर इश्यूज़ हो गया, तो भी बर्डन बढ़ सकता है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, समझ लीजिए अभी भी इजराइल में यूक्रेन में वॉर चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर टूट गया है। घर टूट के वो रहते कहाँ पे हैं, रोड के ऊपर रहते हैं, या फिर कोई झोपड़ा वोपड़ा बना लिया। अभी आप बताइए खुद, उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा रिस्क में खुले में पड़े हुए हैं, तो ये भी होता है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, विलो, गूगल का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप गूगल ने लॉन्च किया है अपना विलो। देखो सबसे पहले तो आपको सिर्फ ये नाम भी याद रखना है, स्टेट PCF के एग्जाम में ऐसा पूछ भी ले कि विलो क्या है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो ये है। और ये क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, तो जो भी कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर चलता है
उसको क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। और ये किसका यूज़ करता है, तो ये क्यूबिट्स का यूज़ करता है, इसीलिए इसका नाम क्या, क्वांटम में क्यूबिट्स का मतलब ब्यूट्स। ये हमने बहुत बार बताया हुआ है, ये क्वेश्चन ये PYQ था, सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्वांटम कंप्यूटर किसको यूज़ करता है या क्यूबिट को यूज़ करता है, सिर्फ इतना पूछा था, एकदम ईजी। इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म चल रहा होता है, तो सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट चलता है, क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट। अभी देखो मतलब क्या होता है, मैं हर बार बताता हूँ, फिर से 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ कि सुपरपोजिशन मतलब क्या, कि एक साथ मल्टीपल पोजीशन आ सकती है। जैसे कि हम कॉइन को उड़ाते हैं तो या एक साथ हेड आता है या फिर टेल्स आता है, बट इन क्वांटम सुपरपोजिशन दोनों एक साथ आ सकता है, पॉसिबल है। आप पूछोगे कैसे, तो जाने दो, आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रट्टा मार लीजिए कि हाँ भाई दोनों आता है, क्योंकि मैंने बहुत बार करवाया है, एक और बार मुझे दिमाग नहीं चलाना है। और इंटेंगलमेंट का मतलब क्या है कि दो पार्टिकल इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उधर कहीं पे भी रख दीजिए, मतलब एक इंडिया में है, दूसरा अमेरिका में है, एक अर्थ पे है, दूसरा मंगल पे है, तो भी ये क्वांटम इंटेंगलमेंट में इस तरीके से जुड़े होंगे कि एक में आप कुछ चेंजेस लाइए, दूसरे में अपने आप चेंजेस हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दो जिस्म एक जान, ठीक है। तो इंटेंगलमेंट भी आप समझ गए और सुपरपोजिशन भी समझ गए। फ़ायदा क्या क्या हो सकता है इसका, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में फ़ायदा होगा, साइबर सिक्योरिटी में, फाइनेंस मॉडलिंग में, ड्रग्स को डेवलपमेंट करने में, ड्रग मतलब यहाँ पे दवाई वाला ड्रग की बात चल रही है, वेदर फोरकास्टिंग में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, हर जगह काम आ सकता है। मतलब जितने भी फील्ड आपको आते हैं ना, वो यहाँ पे लिख दीजिए, हर जगह आ जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या है, तो क्वांटम एरर हो सकते हैं, अगर ज़्यादा नॉइज़ होती है तो क्वांटम एरर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्वांटम एरर हो जाता है, फिर स्केलेबिलिटी भी हमें नहीं पता है कि कितने हद तक हम काम कर सकते हैं, फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन है, क्यूबिट्स होते हैं ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, तो वो भी इशू है, फिर इनफेक्टिव है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में, और शॉर्टेज है हमारी स्किल्ड मैन पावर का। आप सोचिए हम ये ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं तो इसके स्किल्स लेना तो कितना हार्ड है। और दूसरा, ये जो चिप होगी वीलो चिप, वो कितनी पावरफुल है, तो अभी के लिए जो हमारा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है ना, वो कोई एक टास्क करे तो उसको 10 की पावर 25 ईयर्स लग सकते हैं, और वो ये काम 5 मिनट में कर सकती है। आप सोचिए सुपर कंप्यूटर को 10 की पावर 25 ईयर्स लगेंगे, ईयर्स, और वो वही काम 5 मिनट में कर सकता है, तो इसकी आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, तो भाई नेशनल क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया हुआ है, फिर क्वेस्ट लॉन्च किया है, क्वांटम एनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमने क्वांटम फ्रंटियर मिशन भी लॉन्च किया है अंडर PM स्टैक। PM स्टिक मतलब स्टिक, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। इसके अंदर बहुत सारे मिशन हमने सब देखे हुए थे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और आपको याद नहीं है ना, तो आप खुद गूगल कर लीजिए, ये PM स्टैक ज़रूरी है, मतलब कोई वैसे फ़ायदा नहीं होगा, पर आपको आइडिया रहेगा कि ये उसका पार्ट है। और ये क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है, आर्टिकल क्यों ज़रूरी है, तो UPSC पूछता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चन। जैसे 2020 में उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ लिया था, अभी तक क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर से मेंस में क्वेश्चन नहीं आया है, बट पॉसिबल है कि इस बार आ जाए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं यार, या फिर नुकसान क्या हो सकते हैं, या फिर इंडिया के इनिशिएटिव क्या है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया है हमारा न्यूज़, ये भी हो गया है। हाँ, इसको देख लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंड हो रहा है, और बहुत ही तेज़ी से हो रहा है एक्सपेंड। मतलब जो हमारा स्पेस है ना, यूनिवर्स स्पेस, वो बड़ा ही होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। अभी देख लो, ये होता है, ये मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये एक्सपेंड होता है ना, वो पहली बार थियोरी दी थी हबल ने। हबल करके एक साइंटिस्ट थे, हबल, उन्होंने बोला था कि जो अपना यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता है, और उसको नाम दिया गया हबल कांस्टेंट। और उन्होंने क्या स्पीड बताई गई थी कि पर सेकंड 67 to 68 किलोमीटर का एक्सपेंशन होता है, इतना बड़ा होता है। पर फिर हमने जब टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया तब हमें पता चला कि भाई 67-68 नहीं, बल्कि 70 से लेकर 76 किलोमीटर तक एक्सपेंशन होता है पर सेकंड। अब बस इसी के जो डिफरेंस होते हैं ना, मतलब देखो इसने बोला था 67, इसने बोला 70, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, इसी को हम बोलते हैं हबल टेंशन। तो हबल टेंशन क्या है, तो इट इज़ डिस्क्रिपेंसी या फिर डिफरेंस बिटवीन हबल कांस्टेंट, मतलब जो हबल ने बोला था उसकी स्पीड में, एंड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हबल कांस्टेंट क्या है, इतना ही आएगा, इससे गहराई में नहीं आएगा, या फिर डायरेक्ट आएगा हबल टेंशन क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये है। ओके, रीज़न क्या है एक्सपेंशन के, क्यों हो रहा है एक्सपेंड, तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि इसका रीज़न हो सकता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, दोनों को आपको समझा देता हूँ। तो भाई जितना भी हमें यूनिवर्स में चीज़ें दिख रही है ना,
जो दिख रही है, जितने प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज है, जो भी हमें दिख रहा है वो है हमारा विजिबल मैटर, कि हमें दिख रहा है। पर जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है उन सबको हम क्या बोलते हैं, तो डार्क मैटर बोलते हैं। कि देखो हमारे हम क्या सकते हैं, जो विजिबल हो, जो ह्यूमन आई में आता हो, मतलब जो GX UV IR का पार्ट हो, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, UV रेज, या फिर इंफ्रारेड, एक्स रेज या रेडियो वेव्स, इन सबको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट पॉसिबल है ना कि इनके बाहर भी कोई रेज होती होगी जो हमें नहीं पता है, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसा जो मैटर होगा, मतलब ऐसा जो मटेरियल है अपने यूनिवर्स में, उसको हम बोलते हैं डार्क मैटर। और ये अप्रॉक्सीमेटली, जितना भी यूनिवर्स है ना, उसका अप्रॉक्सीमेटली 27% जितना हिस्सा है। अभी आप बोलोगे कि आपको कैसे पता भाई 27% है, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं इतना भाग, तो जो बाकी रहा वो डार्क मैटर है, राइट। और फिर डार्क एनर्जी क्या है, अगेन जो एनर्जी हम ऑब्जर्व तो करते हैं बट उसे पकड़ नहीं पाते हैं कि कहाँ से आ रही है, तो हमारी ये डार्क एनर्जी। यूनिवर्स के अंदर कितना हिस्सा है, तो 69% जितना डार्क एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 69% जितनी एनर्जी डार्क एनर्जी है, 27% जितना मटेरियल डार्क मैटर है, तो टोटल ना अप्रॉक्सीमेटली 96% जितना। ये वैसे ना थोड़ा उल्टा सुल्टा लिखा गया है, ये 70% ज़्यादातर यहाँ पे लिखते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 95% जितना यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से कंप्राइज करता है। आप सोचिए जो हमारे पास है वो सिर्फ 5 to 6% जितना ही है। यहाँ पे देखो लिखा ही है, यहाँ पे देखो लिखा ही है, ऑर्डिनरी मैटर अकाउंट्स फॉर रफली 5% ऑफ द यूनिवर्स। मतलब हम जितना भी यूनिवर्स देख पा रहे हैं ना वो सिर्फ 5% है, बाकी का तो हमें पता ही नहीं है एक चीज़ क्या है, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। ओके, की प्रूफ क्या क्या है कि एक्सपेंड हो रहा है, तो जो रेड शिफ्ट इन गैलेक्सीज, रेड लाइट रेड दिखने लगती है। रेड क्यों दिखेंगी, तो विबग्योर आपको पता है ना, वायोलेट से लेकर के आपका जो आर तक रेड कलर आता है। हमारा जो रेनबो के सारे कलर्स है उसमें आखिरी कलर कौन सा है, तो रेड है। और उसकी वेवलेंथ क्या है, एकदम कम है वेवलेंथ है, इसलिए विबग्योर क्या हमें पता चलता है कि पर एकदम ही वेवलेंथ कम हो गई है। तो पॉसिबल है ना कि एकदम कम हो गई है वेवलेंथ, तो कहीं पे जब शुरू हुई तब तो ज़्यादा होगी, और ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रही है, तो पॉसिबल है। फिर भाई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है कि बिग बैंग के टाइम पे जो हुआ था वो अभी के लिए चालू ही है, गर्म पड़ा हुआ है। फिर सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशन करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें सब पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा होगा। ठीक है, अब समझिए याद इसमें क्या रखना था, तो डार्क मैटर याद रखना है, डार्क एनर्जी याद रखनी है, फिर हबल टेंशन एंड हबल कांस्टेंट। हबल कौन थे भाई, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनके नाम से हमने हबल टेलीस्कोप बनाया हुआ था। अभी हबल टेलीस्कोप हट गया है और हबल टेलीस्कोप के बदले कौन काम करता है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया है कि JSW मतलब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसके अंदर क्या फ़र्क है। ये उल्टा लिखा है यार, यहाँ पे JWST आता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। बस यही बोला है कि भाई स्किल्स क्या क्या हैं, कैसे चलता है। तो अब बोल रहे हैं कि इंडिया के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उसमें से 50% जितने एम्प्लॉयड हैं, पहले ये 33% जितना था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड महाराष्ट्र के अंदर हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर टैलेंट भी जाते हैं, मतलब विदेश में भी पढ़ने स्किल्स के लिए जाते हैं, काम करने जाते हैं। ज़्यादातर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मतलब चांसेस कहाँ हैं, तो यूरोप के अंदर, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है और स्किल की भी ज़रूरत है। फिर GCC के अंदर, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है तो वो कंट्रीज़ ग्रो हो रही है, उनकी डिमांड ग्रो हो रही है, तो उसके लिए भी हो सकता है। फिर क्रिएशन नेचर ऑफ जॉब्स, तो 25% जितने भी जॉब हैं वहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं कि नए स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। थोड़े दिनों पहले भी हमने देखा था ना कि वहाँ पे हमने देखा था कि जापान और कोरिया के अंदर भाई पॉपुलेशन एजेड हो रही है। फिर इंडिया का जो डेमोग्राफिक है वो बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया की यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वही उसी के जैसा ही ये आर्टिकल है। पोटेंशियल क्या है, तो भाई वर्कफोर्स में देखे तो 65% ऑफ जितनी पॉपुलेशन हमारी अंडर 35 है, मतलब यंग है, राइट। और वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन सबसे यंग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। फिर IT सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, पॉसिबल है और ज़्यादा ग्रो करे। फिर राइज कर रहे हैं डिजिटल नोमाडिज्म और हाइब्रिड वर्कफोर्स, मतलब कि काम ऐसे ही दे देना कि मुझे जैसे कोई कंटेंट बनाना है, ठीक है, कोई PDF बनानी है, तो जिसको भी आती हो मैं ऐसे ऑनलाइन ही दे दूँ कि भाई ये PDF बना के दे देना, तो और वो मुझे दे देगा, मैं उसके बदले पे कर दूंगा। ठीक है, ये फ्रीलांसर टाइप, तो बस वही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाइब्रिड वर्क नेचर और नोमैडिज्म, तो बस यही हमारी रिपोर्ट थी। अभी इस रिपोर्ट को आप कैसे यूज़ करोगे, देखो स्किल रिपोर्ट लिखा गया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्किल के रिलेटेड आता है
तो वहाँ पे आप लिख सकते हो एज पर स्किल्स इंडिया रिपोर्ट इंडिया की 65% जितनी पॉपुलेशन 35 एज से कम है, या फिर ऐसा भी लिख दो कि इंडिया की पॉपुलेशन 65% जितनी अभी भी यंग है या फिर वर्क फोर्स में है, आपको डेटा याद नहीं रहता है तो, और बस कोट कर दो स्किल्स इंडिया रिपोर्ट। अभी चलिए हम शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है कि मार्बल डक हमें दिखने को मिली है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आफ्टर 30 ईयर्स। सबसे पहले मार्बल डक क्या होती है, तो ये मीडियम साइज डक होती है, साउदर्न यूरोप, अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे पाई जाती है। इसका स्टेटस क्या है, देखो हर जगह पे पाई जाती है, स्टेटस क्या होना चाहिए, तो नियर थ्रेटन स्टेटस है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क तो हरियाणा में गुड़गांव में है। ये माइग्रेटिव बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत सारी आती होती है, इसीलिए ये एक रामसर साइट्स भी है, क्योंकि बर्ड्स कहाँ पे आती है, जो पानी वाला एरियाज़ होता है ना वहीं पे ही ज़्यादातर आती है, तो ये रामसर साइट है। और यहाँ पे फॉरेस्ट बाई मिक्स, ओके इसका ज़रूरत नहीं है, चलो हटाओ। फिर है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे। इन शॉर्ट जो भी आपके डिवाइसेस है ना जिसमें ब्लूटूथ है, उसको डायरेक्ट आप अपने क्लाउड कंप्यूटर से सेट कर सकते हो। क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है कि जैसे अपना गूगल ड्राइव है ना जहाँ पे अपना डेटा स्टोर होता है, तो बस अभी आपके जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसके थ्रू डायरेक्ट आप अपने क्लाउड में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ये डेटा आपका भाई क्या हो सकता है कि भाई घड़ी में कोई डेटा है या फिर वो कोई आपका टीवी है, कुछ भी हो, तो इन शॉर्ट आप ये ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कुछ काम की ये न्यूज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे का मतलब क्या होता है, तो ये ब्लूटूथ के थ्रू आपको डेटा क्लाउड में डाल देना। फिर आगे, फिर सेस और सरचार्ज। देखो दोनों होते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स मतलब कि जो टैक्स होता है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है। समझा देता हूँ, सबसे पहले सरचार्ज समझते हैं, ठीक है। कि समझ लीजिए कि कोई मेरा चीज़ मैंने ली थी, उसके ऊपर मेरा टैक्स मार्क करना, मेरा टैक्स वो 1000 रुपये था, मतलब टैक्स मेरा है वो 1000 रुपये है। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई सर चार्ज मैं कर रहा हूँ 4%, तो जो टैक्स होगा ना मेरा उसके ऊपर 4% लगेगा, मतलब कि इस 1000 के ऊपर 4% मुझे देना होगा 40 रुपया। तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स हो जाएगा 1040 रुपये। और मेरा सरचार्ज कितना है इसके अंदर, सरचार्ज है 40 रुपये, ठीक है। तो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, उसी को हम सरचार्ज और सेस बोलते हैं। अभी आप बोलोगे तो सर सेस क्या हुआ, सेम टू सेम हुआ, बस फ़र्क क्या है, समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स तो था ही था, फिर सरचार्ज भी था, तो इन शॉर्ट टोटल जितना टैक्स बन रहा है ना, एंड में जितना टैक्स बन रहा हो, सब कुछ टैक्स आप मिला दो और एंड में जितना बन रहा हो उसके ऊपर आप टैक्स लगाओ, वो सेस है। मतलब समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट था चीज़, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हो उसके ऊपर मेरा टैक्स था 1000 रुपये, फिर मैंने 4% सरचार्ज लगाया, अब टोटल क्या अमाउंट निकली, 1040 रुपये निकली ना, तो बस इसके ऊपर अब जो मैं टैक्स लगाऊंगा उसको मैं बोलूँगा सेस। मतलब टोटल क्यूमुलेटिवली कोई भी टैक्स मिला दोगे और फिर जो आपको टैक्स लगाना होगा उसको आप सेस बोलोगे, ठीक है। समझ लीजिए सेस जो है वो 10% है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10% किसके ऊपर लगेगा, ये टोटल टैक्स जितना है 1040 उसके ऊपर लगाओ 10%, यानी कि 104, और फिर मेरा जो भी निकलेगा वो मेरा टोटल हो जाएगा, ठीक है, 44। और इसमें सेस की वैल्यू क्या निकली, तो 104 मेरा सेस है, क्योंकि मैंने 10% लगाया था। समझ गए, दोनों इन शॉर्ट क्या है, टैक्स ऑन टैक्स ही है, बट दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। और पॉसिबल है, देखो कि यहाँ पे तो सरचार्ज था, तो पॉसिबल है कि कोई जगह सरचार्ज ना हो डायरेक्ट टैक्स लगा जाए, तो डायरेक्ट भी लगेगा। बट यूजुअली याद क्या रखना है, सेस जो होता है वो एकदम आखिरी में लगता है, सरचार्ज होता है वो मेन टैक्स होगा जो भी आपका वहीं पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का मतलब फ़र्क मतलब समझ गए आप, फ़र्क में क्या क्या है। तो आर्टिकल दिए गए हैं 270 271 के अंदर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेस जो होता है। अब हाँ, दोनों का मेन फ़र्क क्या है पता है, सेस जो होता है ना वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस हो सकता है, हेल्थ सेस हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस सेस के थ्रू जो भी पैसा हम कमाएंगे उसको इसी सेक्टर के अंदर यूज़ करेंगे। मतलब एजुकेशन सेस लगाया है तो उधर से जो भी पैसा कमाया वो एजुकेशन के अंदर ही यूज़ करना है, हेल्थ के कमाया है तो हेल्थ के अंदर ही करना है। जबकि सरचार्ज का क्या है, कहीं पे भी यूज़ करो, कोई ऐसा आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि भाई सिर्फ इसी में यूज़ करना, जनरली किसी में भी यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों का पैसा कहाँ पे जाएगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। और जो सेस है ना उसके लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, आपको अगर निकालना हो लगाना हो तो। यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, देखो लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड है, ओनली विद पार्लियामेंट अप्रूवल। और नीचे क्या लिखा हुआ है, यूनियन हैज़ डिस्क्रिशन, अपने मर्जी से कर सकता है, ठीक है।
चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है भाई ग्लोबल ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, जो मैंने क्वेश्चन आंसर में कोट किया हुआ था, सेम चीज़ बोली है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का किया था, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो आपको पता चल गया ना कि कोई भी क्राइम हो यहाँ से लिंक करवा सकते हो आप। तो बस बोला क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की राइज देखने को मिली है हमने 2019 से हम कंपेयर करते हैं तो 25% जितना राइज है, और 61% जितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग किनका होता है तो वुमेन और गर्ल का होता है। और ये यूएन ऑफिस जो है वो इसी को मेजर करती है और उसको काउंटर करने के स्टेप्स लेती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना में है। फिर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ये आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपने सिटी में घूमिए और खुद देख लीजिए। ऑलमोस्ट हर सिटी में अभी ये खुल गया है। जन औषधि केंद्र में होता क्या है कि जो भी दवाइयाँ होती है ना, वो दवाइयाँ आपको सस्ती मिलती है, दैट्स इट। पर ये दवाई क्या होती है? फर्स्ट कॉपी होती है। फर्स्ट कॉपी मतलब क्या है? समझ लीजिए कि ये दवाई है, इसके अंदर सॉल्ट और शुगर होती थी, ठीक है, ये दवाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पर ये जो इसको बनाने वाली कंपनी है ना, उसका बहुत नाम है, बहुत कंपनी बहुत फेमस है, प्रेस्टीजियस है, तो ये दवाई महंगी है। अब इस सॉल्ट और शुगर को ही सेम दवाई मैंने बना दी दूसरी, पर ये जो कंपनी है ना वो उतनी फेमस नहीं है, तो ये दवाई होगी वो सस्ती होगी, तो इसको हम बोलेंगे जेनेरिक मेडिसिन। क्वालिटी तो सेम टू सेम है बट अफोर्डेबल प्राइस इसमें है, सस्ती कंपनी की है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊँ ना, मैं लेने गया था डायबिटीज़ की दवाई, वो दवाई आती है 180 रुपीज़ की, और मैं यहाँ पे लेने गया जन औषधि केंद्र में, वही दवाई मुझे 20 रुपये में पड़ी। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप, मैं तो बोलूँगा एक बार आप जाइए ज़रूर, लीजिए ना लीजिए अलग बात है, पर जाइए। एमआरपी से सस्ती दवाई मिलती है और अच्छा होता है ये। आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ऐसी सब जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हो ना, उधर आपको पार्टिसिपेट तो करना ही करना है, क्योंकि आप एक बार जाओगे ना, आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। ओके, ये किसके अंदर लॉन्च हुआ था? तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंदर लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा हुआ? तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर, मिनिस्ट्री है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये फ़ायदा किस में देगा? तो हेल्थ केयर एक्सेसिबल टू ऑल में ये फ़ायदा देगा। डेफिनेटली सस्ती दवाई मिल रही है तो फ़ायदा होगा सबका। फिर है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, या फिर आईपीसी को आप बीएनएस भी बोल सकते हो, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। ये सेक्शन किसकी बात करता है? तो कोई भी वुमन के ऊपर अगर कोई हस्बैंड या उनका फैमिली कोई क्रूअलिटी पेश कर, मतलब क्रूअल बनते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर कोई उनको खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वुमन इस कोड का यूज़ कर सकती है, ठीक है, आईपीसी का। और इनके अंदर जो हस्बैंड होगा या फिर जो भी इन्वॉल्व होगा उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। बट बोला क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि इस सेक्शन का यूज़ गलत तरीके से किया जा रहा है टू पर्सनल वेंडेटा, मतलब वुमन अपने गुस्से को उतारने के लिए सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट या उनकी फैमिली के अंदर इसका मिसयूज़ करती है, मिसयूज़ होता जा रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हाँ, ये जो सेक्शन 498 है ना, अभी वो कौन सा सेक्शन हो गया है, किसके अंदर ये कवर्ड होता है? तो सेक्शन 85 के अंदर कवर्ड होता है बीएनएस। ये देखो, आपको याद रखना है कि जो सेक्शन हम वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाते हैं ना, उसका मिसयूज़ कैसे होता है। अभी ये था है तो बहुत अच्छी बात, पर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? मैन को भुगतना पड़ेगा, जबकि वो बंदा कुछ किया ही नहीं है। अभी इंस्टाग्राम में ही मैं देख रहा था, बहुत फेमस किस्सा आ रहा है, कोई मैन ने सुसाइड कर ली इनकी वजह से, क्योंकि उनकी जो लेडी थी वो उनको लगातार सुनाई जा रही थी कोई ना कोई बात से, और उनके पास तो कुछ है नहीं कोई ऐसा सेक्शन, राइट। तो मैन ने सुसाइड कर ली भाई ने, और ऊपर से वो धमकी भी दे रही थी, आप कुछ करोगे तो मैं ये केस फाइल कर दूंगी अंडर सेक्शन 498। तो सेक्शन अच्छा है पर इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत होता है। फिर है नेशनल पंचायत अवार्ड्स, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, उसी के ऊपर हमने 9 गोल बनाए हुए हैं और लोकलाइज कर दिया है कि जो पंचायत इसके ऊपर अच्छा काम करती है उसको हम अवार्ड्स देंगे। तो ऐसी 45 पंचायत को अवार्ड दिया गया है कि जिन्होंने अच्छा काम किया हो। हमारा मेन एम क्या है? तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहुंचा दे हम पंचायत लेवल तक, वो हमारा मेन गोल है। इसको कौन बनाया हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको बनाए हुए हैं। चलिए, ये देखो बहुत ही अच्छी अप्रोच है, हाँ, कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है आप उसको लोकल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दो, तो सोचो देश कितनी जल्दी ग्रो करेगा। फिर है ला लीना। ला लीना मतलब क्या है कि ये पैसिफिक ओशन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डाल दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो बस इस पैसिफिक ओशन का अगर ऑस्ट्रेलिया वाली जो हिस्सा है वो अगर वार्म होता है, मतलब उनका पानी ज़्यादा वार्म होता है, तो उसको हम ला नीना बोलते हैं। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो इसका उल्टा, ये वाला सेक्शन ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, ये जो साउदर्न एरिया है, साउदर्न अमेरिका वाला एरिया, ये ज़्यादा अगर वार्म होगा तो इसको हम एल नीनो बोलेंगे। अभी देखो ला नीना होता है ना, ये ला नीना है, ठीक है, ला नीना, ये ला नीना हमारे लिए बेनिफिशियल है।
मतलब अगर ला नीना होगा ना तो हमारे यहाँ पे बारिश अच्छी होगी, एल नीनो होगा तो क्या होगा, बारिश बुरी होगी। और ये हमेशा आता रहता है, हर 2-3 साल में एक साइकिल बदलती होती है, ठीक है। पिछली बार ऐसा देखा गया था कि हमें ट्रिपल डिप ला नीना देखने को मिला था, मतलब कि लगातार 3 बार ट्रिपल डिप ला नीना था, लगातार 3 बार ला नीना आया था। और ये जो एल नीनो और ला नीना की पूरी जो साइकिल बनती है ना, इस साइकिल को, मतलब कि एक बार एल नीनो आया, ला नीना आया, ये जो साइकिल पूरी की पूरी बन गई, उसको हम बोलते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ऐसा क्यों होता है ये टॉपिक बड़ा है तो मैं इधर नहीं बता सकता हूँ, बट हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। चलिए आखिरी देखते हैं, सुब्रमण्यम भारती। तो ये तमिल पोएट थे, बहुत ही फेमस पोएट हैं, आपने सुना भी होगा शायद, नाम सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तमिल पोएट थे, बहुत फेमस थे, फ्रीडम फाइटर भी ये तो थे, ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया था, ये आईएनसी का पार्ट थे, ठीक है। इनका जर्नलिज्म कैरियर कहाँ से शुरू हुआ था, तो इन्होंने जर्नल लिखा था स्वदेश मित्रन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेश मित्रन किन के द्वारा लिखा गया है, तो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया है। फिर दूसरे इनके नोटेबल वर्क्स भी है, जैसे कानन पत्तू, पांचाली शपथम और कुयल पट्टू। ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको याद रहेगा नहीं, इसलिए ज़रूरत नहीं है। बस दैट्स इट फॉर टुडे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ये PYQ है सारे के सारे, तो अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद। और आपको इसकी PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।